जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में बिहार पुलिस का पेपर नंबर 16 जो कि 16/10/2022 को ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका ही ब्रीफली डिस्कशन के साथ जो है कंप्लीट करेंगे। और इसमें 100 MCQ है, ठीक है, लेकिन सारा MCQ का डिस्कशन काफ़ी बेहतरीन दिया है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि इसमें जो डिस्कशन है वो काफ़ी लेंदी दे रखा है, तो हम सारे डिस्कशन को बारीकी से देखेंगे। तो यदि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आगामी जो एग्ज़ाम होगा होने वाला है जुलाई में बिहार पुलिस के, इसमें आपको ये काफ़ी ही मददगार साबित होगा, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप रिविज़न भी कर सकते हैं। देखिए, ये आपका 16/10/2022 में पहली पाली में हुआ था ये क्वेश्चन। ये है कह रहा है पहला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो ये होती है मानसीराम मेघालय में। देखिए कह रहा है विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा मानसीराम में होती है। मानसीराम मेघालय में स्थित खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, जहाँ लगभग औसतन वर्षा जो है वो 1187 सेमी होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। भारत में औसत वर्षा लगभग 125 सेमी होती है। नेक्स्ट है पॉइंट, चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, किंतु हाल के वर्षों में चेरापूंजी के पूर्व में स्थित मासीराम में सर्वाधिक वर्षा अभिलेखित है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, लेकिन गणराज्य है ये नहीं जोड़ा गया था। देखिए कर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से जो है लिया गया या प्रभाव है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की, तथा 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट है K.M. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ये जब जीवाणु जनित नहीं है, बाद की हैजा 6 और एंथ्रेक्स गिल्टी रोग जिसे कहते हैं, ये सारे जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से ग्रसित रोग है। इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो विश्व के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। यह एक संक्रमण रोग है जो संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि द्वारा वायु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट है खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिर दर्द आदि इनके प्रमुख लक्षण हैं। इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है, फिर भी एंटीवायरल दवाएं इस रोग को उपचार में उपयोग की जा सकती हैं। हैजा विब्रो कोलोरी जीवाणु द्वारा होता है। तपेदिक या क्षय रोग टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रेक्स रोग वैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण प्रायः पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी को होता है, फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाणु द्वारा होने वाले अन्य रोग में डिप्थेरिया, प्लेग, टिटनेस, काली खांसी, कोढ़ जैसी बीमारी है। इसका एक ट्रिक भी आता है,
टीसी का कुटनी है, इससे निकालिएगा तो इससे भी ये निकल जाता है। नेक्स्ट है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 28 मार्च 1989 से ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है राजीव गांधी के कार्यकाल में 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने हेतु लाया गया था, जो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। चलिए 5वां क्वेश्चन का है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सिक्किम। कर है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य जो था वो था सिक्किम। सिक्किम को खुले में शौच मुक्त ODF 27 मई 2016 को घोषिट किया गया था। हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य जिसे खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया गया था। भारत का पहला ODF जिला वायनाड केरल का है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्यों को ODF घोषित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके तहत 2 अक्टूबर 2019 को भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के सभी गांवों को ODF घोषित किया गया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया था? तो ये किया गया था रिचर्ड एटनबरो के द्वारा। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने किया था। फिल्म गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के वास्तविक जीवन पर 1982 में बनी थी। इस फिल्म में गांधी जी को भूमिका वेन किंग्सले द्वारा निभाया गया था। इस फिल्म में ड्रेस डिजाइनिंग हेतु भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। भानु अथैया प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता थी। नेक्स्ट है निम्न में कौन अर्धचालक है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच की होती है, इसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। अर्धचालकता में जो है अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र के कारण होता है। नेक्स्ट है क्लोरीन हल्के पीले रंग की तीखे गंध वाली होती है, यह जल में विलय होता है। इसका उपयोग कपास तथा वस्त्रों की विरंजन में किया जाता है। नेक्स्ट है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो आंसर हो जाएगा सुंदरबन जो रिजर्व है वो हो जाएगा। सुंदरबन रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पति हैं। ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय दलदल क्रीक तटीय लैगून तथा पश्च जल झीलों में मिलती है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। सुंदरबन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की लगभग 0.15% मैंग्रोवी वनस्पति भारत में पाई जाती है। भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाया जाता है, जिसे प्रायः जो है सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जहां भारत की संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 45% हिस्सा पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेलेग्रा। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उसे पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा रोग विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। दस्त, डायरिया, डर्मेटाइटिस होना पेलेग्रिया रोग का लक्षण है। अब देख लेते हैं विटामिन। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है या सर्वप्रथम खोज जो है सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन ए का देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग में रतौंधी, जीरोथेलिमिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, वृद्धि रुकना, कैरोटोमेसिया हो जाती है। स्रोत हो जाएगा उसका गाजर,
हरी सब्जी, दूध, यकृत, मछली का तेल, मक्खन, दही, अंडा। अब आता है विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम जो रासायनिक है वो है थायमिन। इसकी कमी से होने वाले रोग में बेरी, वृद्धि रुकना, भूख और वजन घटना और क्या है बदहजमी हो जाएगा। स्रोत इसका आ जाता है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि। अब आता है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से होने वाले रोग में किलोसिस, त्वचा का फटना, आंख का लाल होना, जीभ पर छाला पड़ना, असमय बूढ़ापा आ जाना, प्रकाश न सह पाना। स्रोत है ईस्ट, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। अब आता है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम जो है वो है निकोटिनेमाइड या नियासिन कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले रोग में जो है प्लेगड़ा हो जाएगा, जो त्वचा का फटना, या 4D सिंड्रोम, त्वचा रोग, फोड़ा फुंसी हो जाएगा। स्रोत है इसका मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर इत्यादि। अब आता है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम जो है वो है पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। इसकी कमी से जो है होने वाले रोग में चर्म रोग, सफ़ेद बाल, मंदबुद्धि, अस्थमा, तनाव आदि होता है। ठीक है, स्रोत में अंडे हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, वह मूंगफली आदि हो जाएंगे। अब आता है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से होने वाले रोग में रक्तहीनता, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, रक्त की कमी, चर्म रोग, पेशियां ऐठन आदि होता है। स्रोत में दूध, यीस्ट, अनाज व मांस होता है। अब आता है विटामिन B7। विटामिन B7 का जो नाम है वो है बायोटीन। इसकी कमी से होने वाले रोग में चर्म रोग, बालों का झड़ना, लकवा। स्रोत जो हो जाएगा मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाले रोग में रक्तहीनता, कुठित वृद्धि, मुंह में अल्सर, पेचिश रोग आदि होता है। स्रोत में हरी सब्जी है, केला है, संतरा है, ईस्ट है, अंडा है, सेम आदि है। अब आता है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साइनोकोबालामाइन, यानी इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग में घातक रक्तहीनता, एनीमिया, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। स्रोत इसके मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के जीवाणु। इस विटामिन में जो है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अब आता है विटामिन बी खत्म हो गया, B12 तक ही होता है। उसके बाद आता है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाले रोग में एस्कॉर्बिक रोग, मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव आदि। स्रोत में आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर व सब्जियां आदि आते हैं। उसके बाद आता है विटामिन D। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग में सूखा रोग, जो कि रिकेट्स होता है, बच्चों में ये रोग होता है। ठीक है, ऑस्टियोमाइलेसिया, ये प्रौढ़ है यानी वयस्क में होता है। और विटामिन D के लिए जो हम खाएंगे मक्खन, घी, अंडे, मछली के यकृत का तेल, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। नेक्स्ट आता है विटामिन E। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग में जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी। स्रोत है मूंगफली का तेल, गेहूं, अंडा का जर्दी, सोयाबीन। अब आता है विटामिन K। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से हीमोफीलिया तथा रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। स्रोत में आता है हरी पत्तेदार सब्जी। चलिए 10वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को कोई चंद्रमा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 255 दिनों में पूरी करती है। यह ग्रह की समान दिशा के विपरीत दक्षिणावर्ती सूर्य की पूरब से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करती है। इसमें आ जाएगा, एक आता है अरुण और दूसरा आता है शुक्र। ये दोनों जो है विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, इसीलिए सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है शुक्र ग्रह। इसे सांझ तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के बराबर है। बुध के समान इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध का भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी उपग्रह नहीं है। इसका घूर्णन काल 243 दिनों का होता है, अर्थात हमारे सौरमंडल के
अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन और रात यहाँ होते हैं। इसके बाद आता है शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य के से दूरी के क्रम में 6वें स्थान का ग्रह है। शनि का ऊपरी वायुमंडलीय पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए सन है, तो सन के सबसे नज़दीक जो आता है ये आता है बुध, ठीक। बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद जो आता है वो आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद जो आता है वो आता है अरुण, फिर आता है वरुण। तो ये दूरी के आधार पे हो जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाता है? बृहस्पति। शनि के घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष 5 महीने का होता है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। वर्तमान में इसके 145 उपग्रह हैं, जिसमें एनसेलेडस नामक उपग्रह सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। फोबो नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंख से देखा जा सकता है। उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। गैनीमेड, कैलिस्टो तथा यूरोपा सबसे बड़ा उपग्रह है तथा गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी। उसके बाद आता है वरुण या नेपच्यून ग्रह। यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 14 अज्ञात उपग्रह है, जिसमें टाइटेनियम इसका प्रमुख उपग्रह है। चलिए 11वां क्वेश्चन का है, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। अत्यधिक कम ताप के सिद्धांत का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। क्रायोजेनिक्स भौतिक की वह शाखा है जिसके अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। हाइग्रोमीटर किसी गैस या वायु की आर्द्रता मापने के लिए होता है। थर्मामीटर ताप मापने के लिए होता है। थर्मोस्टेट ताप के विनियम हेतु होता है। वाट मीटर विद्युत शक्ति के मापने के लिए होता है। वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात करने के लिए होता है। उसके बाद आता है टेलीमीटर, सुदूर वस्तुओं से दूर के मापन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन का है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, पीसी महालनोबिस। प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। महालनोबिस मॉडल भारतीय सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस द्वारा 1953 में विकसित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल में निवेश को 2 क्षेत्रों में बांटा गया, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र और दूसरा जो था वो था उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के लिए कुल निवेश का 80% भाग आवंटित किया गया, जबकि उपभोक्ताओं वस्तु क्षेत्र के लिए 20% भाग का आवंटन किया गया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो आंसर हो जाएगा मलेरिया के उपचार में करते हैं। क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में करते हैं। मैकुलॉच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। यह जानकारी सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने दी थी, जिन्हें इस कार्य के लिए 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इस उपचार में कुनेन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2023 तक निर्धारित किया है। अब आता है डेंगू रोग। यह डेंगू जो है डेंगू नामक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसका वाहक मादा एडीज इजिप्ट मच्छर है। इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। अब कुछ मानव रोग देख लेते हैं, ठीक है। मानव रोग में परजीवी द्वारा होने वाले रोग में मलेरिया, ये तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। मादा एनाफिलीज इसका वाहक होता है और लक्षण जो होता है वो ठंडे के साथ बुखार आता है। फारिया मसूरे की बीमारी है। ये एंटीअमीबा जिंजीबेली परजीवी से होता है। मसूरे में रक्त का निकलना होता है। सोने की बीमारी मस्तिष्क में जो है प्रभावित करता है।
ट्रिपेनोसोमा, ये इसका परजीवी है। सीसी मक्खी इसका वाहक है। बहुत नींद के साथ बुखार आता है। उसके बाद आता है पेचिस। पेचिस जो है ये आंत को प्रभावित करता है। एंट अमीमा हिस्टोलिका, एंट अमीमा हिस्टोलिका इसका जो है वाहक है। और सेलेस्मा एवं खून के साथ दस्त होता है। काला ज्वर अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। लिस्मेनिया डोनावली, ये इसका जो है वाहक है। वाहक ये परजीवी है और वाहक हो जाएगा बालू मक्खी। तेज बुखार इसमें आता है। 14 में क्वेश्चन कर रहा है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो आंसर हो जाएगा पालोसा बंदरगाह। कोलंबस ने पालोसा बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से शुरू किया। स्पेन के राजा रानी समेत हजारों लोग उस दिन एक ऐसे अभियान को हरी झंडी दिखाने आए थे जो अगर कामयाब हो जाता तो आने वाले सालों में पूरे स्पेन की किस्मत बदल सकता था। नेक्स्ट है कोलंबस ने 3 जहाज़ों सांता मारिया नीना पिंटो के साथ स्पेन से अपने सफ़र की शुरुआत की। कोलंबस ने भारत की खोज के दौरान अमेरिका की खोज की। कोलंबस जेनोवा इटली का रहने वाला था। कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द जो होगा वह हो जाएगा ए, यहाँ पे ए है नियंत्रा एवं सृजनहार। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। साथ ही देखिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट सीरीज भी चल रहा है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसका डिस्कशन भी देख सकते हैं। ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द नियंत्रा सृजनहार है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, देवता, भगवान, खुदा, जगन्नाथ, जगदीश, सर्वेश्वर, सृजनहार आदि है। तमचर, रजनीचर शब्द असुर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। असुर के अन्य पर्यायवाची शब्द में दुष्ट, राक्षस, दानव, दनुज आदि होगा। 16वां क्वेश्चन का निम्नांकित में कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा SMTP प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। SMTP का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉन रूप से संदेश भेज सकता है तथा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईमेल सेवा का उपयोग उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो कह रहा है दमनकारी नील बगानों व्यवस्था के खिलाफ किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ संचालित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था। कह रहा है चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण थे। चंपारण में नील बगान के मालिकों द्वारा तकावी ऋण और तिनकटिया व्यवस्था, कृषकों को अपने जमीन पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। नेक्स्ट पॉइंट है चंपारण के मुरली भरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्या से अवगत हुए तथा सरकार से इन समस्याओं को हल करने को कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने इस मामले की जांच के लिए FG सलाई की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि 3 पद्धति खत्म होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी के प्रयास से किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, JB कृपलानी, मजहरुल हक आदि गांधी जी के सहयोगी थे। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग के न माने जाने पर इरविन को एक पत्र में लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह को शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे जो है दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के साथ उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून जो है तोड़ा था, नमक कानून। 19वां क्वेश्चन का है, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। इस कप का नाम पूर्व इंडोनेशिया बैडमिंटन खिलाड़ी और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडोनेशिया के संस्थापक ट्रिक सूदी रमन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नारंग कप, थॉमस कप, चड्डा कप, उबेर कप, अमृत दीवान कप आदि का संबंध बैडमिंटन खेल से है। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था। इसकी सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख खेल शब्दावली में कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, डबल, फॉल्ट, स्मैश, लव, लेट, ड्यूस, मैच पॉइंट आदि है। उसके बाद आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल भारत में प्रथम बास्केटबॉल का खेल 1930 में खेला गया। इसका पहला विश्व चैंपियन मैच 1950 में आयोजित हुआ। नेहरू कप, फेडरेशन कप, बेंगलुरु व्यूज, चैनल कप आदि का संबंध बास्केटबॉल से है। अब आता है खेल शब्दावली। रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, गोल, लीड पास, सेंटर लाइन, बैकबोर्ड, पिक, की होल आदि जो है इससे हो जाएगा बास्केटबॉल से। अब आता है लॉन टेनिस। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में पेरिस में हुई थी। यह ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन एवं यूएसए ओपन चैंपियनशिप, ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में शामिल है। खेल शब्दावली में आता है बैक हैंड ड्राइव, लेट फॉल्ट, ट्राई ब्रेकर, स्मैश, चेंज सर्विस, सेंट इन आउट आदि लॉन टेनिस का शब्द है। नेक्स्ट है, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा मटर। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण मटर है। सममित में फूल का त्रिज सममित, नियमित अथवा एक व्यास सममित द्विपार्श्विक हो सकते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी फूल को 2 बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्या सममित कहते हैं। इसका उदाहरण सरसों, धतूर, मिर्च हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममित कहते हैं। उदाहरण के लिए मटर, चना, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से 2 समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असमिति अथवा अनियमित कहते हैं, जैसे केना। 21वां क्वेश्चन का है, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या हो जाएगा? तो आकाश हो जाएगा पाताल का। जैसे कि दिन, रात का दिन होगा, सुख का दुख होगा, आकाश का पाताल होगा। पाताल का पर्यायवाची शब्द में अधोलोक हो जाएगा, पाताल हो जाएगा, रसताल हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द में नभ, व्योम, अंबर, गगन, दीव, फलक, खगोल, अंतरिक्ष, आसमान आदि हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन का है, ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। तो नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो आंसर हो जाएगा 66.2/3%। चलिए कर है नेक्स्ट, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम होता है, यानी गति का पहला नियम होता है। ये आंसर हो जाएगा। कर है, इन नियमों के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम न्यूटन का प्रथम गति के नियम भी कहलाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है और दूसरा से व्यंजन। याद रखिएगा, पहला से बल की परिभाषा और दूसरा से व्यंजन निकलता है। इस नियम को जड़त्व नियम भी कहते हैं। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हेतु एक बल का होना आवश्यक है। उसके बाद आता है जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रक्षेपण अनुप्रयोग। चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तेजी से चलती गाड़ी
के मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा के विपरीत दिशा में झुक जाता है। नेक्स्ट है पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर जो है गिर पड़ते हैं। नेक्स्ट है चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अचानक झुक जाता है और स्थिर गाड़ी में एकाएक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झटका लगता है। अब आता है न्यूटन के जो है गति के दूसरे नियम। कह रहे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की वस्तु पर उस दर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहे न्यूटन के द्वितीय नियम में बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम का अंग है। उदाहरण के लिए कह रहे क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में रजक जब तेज से आती है तो गेंद को कैच करता है तो अपने हाथ को गेंद के वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हुए गेंद को पकड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गाड़ियों में लगने वाले झटके से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक ऑब्जर्वर का लगाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि हल्की और भारी दो गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। नेक्स्ट है गति का तृतीय नियम। कह रहा एक वस्तु क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु उतने ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। ये न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण देख लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, असम में इन तूफानों को बोडिल चिला कहा जाता है। इस तूफानी वर्षा का विभिन्न भागों में अलग अलग नाम है, जैसे बंगाल में काल वैसाखी, केरल में आम्र वर्षा, कर्नाटक में कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉज यानी चेरी ब्लॉसम, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कायिकी प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। कह रहा है कायिक प्रबंधन का लाभ यह है कि इस प्रकार के उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। पादपों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए कायिक प्रबंधन, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पौधों के जड़, तना, पत्तियां, कली जैसे कायिकी भागों में नरम पौधे की उत्पत्ति होती है। कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तने द्वारा। इसमें जो है तने के सभी भागों जैसे भूमिगत तने से अदरक, लहसुन आदि को प्राप्त किया जाता है। अर्धवायवीय तने से जो है दूब घास, पुदीना, गुलदाउदी तथा वायवीय तने से गन्ना, अमरबेल व मनी प्लांट, कोको, अंगूर, मौसमी चमेली के नए पौधे उगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है पत्ती से। पत्ती के किनारे कलिकाएं होती है जिससे नए पादप का जन्म होता है, जैसे ब्रायोफिलम या बिग्नोनिया आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ से ऐसे पौधे में जबड़े भोजन इकट्ठा कर फूल जाती है तथा सुप्तावस्था में चली जाती है। उन पर लगी अपस्थानीय कलिकाएं अगले जनन काल में नए पौधे को जन्म देती है, जैसे शकरकंद, डहेलिया, सातावर आदि। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में बीजों से नए पादप उत्पन्न होते हैं। पुंकेश्वर नर जनन अंग है और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? आंसर होगा सी.आर. दास। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात सी.आर. दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा का जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सी.आर. दास ने विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर में लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया तथा 1923 के चुनावी के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है, 1922 में कांग्रेस के गाया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सी.आर. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी मार्च 1923 के नाम में जो है जाना लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सी.आर. दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे।
नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज्यों ने हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडल की 101 निर्वाचन सीटों में जो है 42 सीट पर जीत हासिल की। नेक्स्ट पॉइंट है 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया, जो स्वराज्यों की एक प्रमुख उपलब्धियां थी। नेक्स्ट पॉइंट है CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नोट, उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है ही हैज बीन वेटिंग हर 6 o'clock, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मोनेरा समूह के। अब देखिए मोनेरा समूह के बारे में कह रहा है यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अथवा विषमपोषी मृतजीवों परजीवों दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में है इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केप या समुद्री घास। प्रोटिस्टा जगत पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का जो है कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीनों में गमन के लिए सीलिया पैलेजेला नामक संरचना भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इनमें जो है केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, युग्लिना, पैरामीशियम, कोलेरा, अमीबा आदि इस जगत के सदस्य हैं। इसके बाद आता है कवक। ये जो है बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल संकरा से बनी होती है। उदाहरण के लिए ईस्ट, पेलिसियम, मशरूम आदि इस जगत के सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइटम सूक्ष्म शैवालों का प्रमुख समूह है जो सबसे आम पादप पलवक भी होते हैं। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन कर रहा है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है, तो ये हो जाएगा भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नामक पहल जो है प्रारंभ की है। दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा उस क्षेत्र से शुरू होने वाली ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है महिला यात्रियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने में इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए इस पहल को 17/10/2020 से भारतीय रेलवे के नेटवर्क के सभी क्षेत्रीय रेलवे में लागू कर दिया गया है। अब आता है रेलवे द्वारा शुरू की गई अन्य पहल ऑपरेशन आहट, महिला तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। दूसरा है ऑपरेशन मिशन अमानत, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद आया था ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन नार्कोस, जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 243। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा अनुच्छेद 170 विधानसभा की जो है संरचना के बारे में कहता है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। अपवाद गोवा है जहाँ पे सिर्फ 40 है और सिक्किम जहाँ पे 32 है। सर्वाधिक विधानसभा 403 और विधान परिषद 100 सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, परंतु राज्यपाल उससे पहले भी विघटित कर सकते हैं। नेक्स्ट है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष का होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सिनोनिम्स दिया हुआ है, सिनोनिम्स बताना है। स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा
स्ट्रैटेजी, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल में कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा रबी फसल। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं उसे और नवंबर से अप्रैल में रबी फसल कहलाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। अब देखिए भारतीय कृषि ऋतु, कृषि क्षेत्र, फसल क्षेत्र या प्रमुख फसल, खरीफ में आता है चावल, कपास, बाजरा, और ये दक्षिण राज्य में चावल, मक्का, रागी। उसके बाद ये है उत्तर भारत राज्य में और दक्षिण भारत के राज्य में। उसके बाद ये जो खरीफ फसल होता है वो जून से सितंबर में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रबी फसल। रबी फसल अक्टूबर से मार्च में होता है। तो रबी में आता है गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ, मटर, मस्कर, ये उत्तरी में आता है। और दक्षिणी में जाएंगे तो चावल, मक्का, रागी, मूंगफली आता है। उसके बाद आता है जायद फसल जो कि अप्रैल से जून में आता है। यह है वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें, ये सब उत्तरी क्षेत्र में आता है। दक्षिणी क्षेत्र में चावल, सब्जियां, चारा फसलें। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सोलर सेल का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटरों में जो है सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्र में सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्कों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलिकॉन का उपयोग कार्बोरेंडम बनाने में होता है। इसका उपयोग इसकी सहायता से लोहे को अम्लरोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। कांच व सीमेंट उद्योग में सिलिका का प्रयोग होता है। विशुद्ध सिलिकॉन का अतिचालकता में उपयोग होता है। अर्धचालक का गुण होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत होता है। नेक्स्ट है इससे कंप्यूटर के चिप व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसीलिए जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारत में? बेंगलुरु। नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था, तो आंसर होगा चरित्र निर्माण। कह रहा है गांधी जी के अनुसार भारत के स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय चरित्र निर्माण होना चाहिए। गांधी जी के लिए शिक्षा से आज से था शरीर, आत्मा एवं मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास। गांधी जी सक्षमता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ। नेक्स्ट है गांधी जी का विचार था कि साक्षरता स्वयं में कोई पूर्ण शिक्षा नहीं है। उनका विचार था कि बच्चों को आरंभ से ही हस्तशिल्प की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा मित वैवी पद्धति नीतिशास्त्र के उच्चतम आदेशों या आदर्शों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन कह रहा है कौन भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश हुए थे, तो आंसर हो जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित। कह रहा है जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें तो देखिए एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 अन्य न्यायाधीश होता है। कह रहा है 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का जो है 50% निर्धारित है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा शाही फतिमा है, बीबी। ठीक है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। चलिए नेक्स्ट है ओजोन
का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा 3। ओजोन का एक अणु जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। यहाँ देखिए ओजोन बराबर जो होता है O3 होता है कि अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं, जबकि समान ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक जो है कार्बन संपादित करती है, कार्य जो है संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी किरणें जो है विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण के लिए यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। ओजोन क्षोभ मंडल में धूलकण, जलवाष्प एवं धुआं से अभिक्रिया कर फोटोकेमिकल स्मॉग बना लेती है, तो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी किरणें विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से जो है ओजोन बनाती है। नेक्स्ट है उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसे कि समीकरण में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए दे रखा है ऑक्सीजन का और ये पराबैंगनी किरणें से मिलता है तो O+O बना लेता है, फिर एक O जो है इसमें जुड़ जाता है और फिर उसका निर्माण O3 के रूप में ओजोन के रूप में होता है। अब यहाँ पे कह रहा है गिवन सेंटेंस करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। जैसे द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, आंसर हो जाएगा इसका C, आई टुक द डिसीजन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, कह रहा है सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेजेज एट प्रेजेंट, यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद से, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा रूस। क्वाड देश में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ठीक है। और देखिए फिलहाल इसका जो है ना एक और देश बस बढ़ गया है, भारत हो जाएगा। भारत यहाँ पे तो हो ही जाएगा, ठीक है। कह रहे क्वाड देश देखिए, कह रहे क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थक है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका जो है समर्थन करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, CH4 होता है। कह रहा है जानवरों और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं और इस प्रक्रिया में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस निकलती है। इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। इसका लगभग 65% जो होता है वह मीथेन होता है। यह जलने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है, साथ ही इसके जलने से पर्याप्त ऊष्मा मिलती है। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अपशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन एवं फॉस्फेरस के यौगिक रहते हैं, जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, इसीलिए यह काफी उपयोगी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा साहित्य से। कह रहा है पंडित चंद्रनाथ मिश्र मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार थे। इनका निधन 96 वर्ष की अवस्था में 1 अप्रैल 2021 को हो गया। इनका जन्म मधुबनी के खोजपुर गांव में हुआ था। इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी और 1998 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मैथिली फिल्म कन्यादान में अभिनय भी किया था। इनकी रचनाओं में कविता संग्रह में गुदगुदी, युग चक्र, उपन्यासों में वीर कन्या, बिदागिरी, निबंध समीक्षा में मैथिली आंदोलन के एवं सर्वेक्षण थे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा इसका B 18 वर्ष में। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 दुगुना होने में 6 वर्ष लगा, 2 गुना से 4 गुना होने में 6 वर्ष लगा और फिर 4 गुना से 8 गुना होने में 6 वर्ष लगा। तो कितना हो गया टोटल? 18 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे इससे निकाल लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 और 8 से इसको मल्टीपल कर दीजिएगा।
ये 6 वर्ष हो गया, और ये 8 जो यहाँ निकलेगा उससे मल्टीपल कर दीजिएगा तो 18 वर्ष निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, तो आंसर हो जाएगा लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। वनस्पति तेल असंतृप्त वसा अम्लों के उदाहरण है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। नारियल का तेल तथा तार का तेल संतृप्त तेल का उदाहरण है। वनस्पति तेल एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट है। जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो यह कृत्रिम घी तरह संतृप्त वसा देता है। इस प्रक्रिया को तेल का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। वनस्पति तेल और वसा के मध्य अंतर यह है कि वनस्पति तेल तरल होता है और संतृप्त तेजी से कमरे के तापमान पर ठोस या अर्ध ठोस होता है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, तो आंसर हो जाएगा भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला भारत में स्थित है। भारत के लद्दाख में लेह के निकट हेनले में जो है 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह खगोलीय दूरबीन वेधशाला है, जो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा किरण टेलीस्कोप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन कह रहा है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल के भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। अयप्पा को शिव और विष्णु मोहिनी का पुत्र माना जाता है। अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु विशेष काले एवं नीले रंग के वस्त्र पहनकर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विश्व के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण पूजा पूरी होने तक दाढ़ी नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या हुआ, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है, तो आंसर हो जाएगा हरित लवक। कह रहा है सौर ऊर्जा को एटीपी में हरित लवक कोशिकांग में बदला जाता है। हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एटीपी यानी एंडोनोसिन ट्रांसफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्दा कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा अणु है जो अपने फॉस्फेट समूह को जारी करके कोशिका में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए एटीपी ट्राइफॉस्फेट जैसे एंजाइम के माध्यम से काम करता है। नेक्स्ट है, हरे पौधे में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। सूर्य के प्रकाश का विकिरण ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करके भोज्य पदार्थ में जो है संचित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्टोमा में संपन्न होता है। क्रोमोप्लास्ट प्रायः नारंगी, पीले, लाल रंगीन लवक होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनके कारण जो है पुष्प का रंग चमकीला होता है। ये कीट परागण में सहायता होते हैं। वर्णी लवक के उदाहरण, टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में केरोटीन, चुकंदर में विटानिन, मिर्च में कैप्सिन, ये सब जो होता है उसका लवक होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है जिसे फाइकोसाइनिन कहा जाता है। 73वां क्वेश्चन कर रहा है, ग्रीन हाउस जो है जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। हरित गृह एक भवन की तरह होती है जो शीशे की दीवार से बने होते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों या प्रदेशों में इन हरित गृह में जो है पौधे को उगाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी भी एक हरित गृह की तरह कार्य करती है। पृथ्वी की हरित गृह जैसे जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है, पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रखती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, यह सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंगदैर्घ्य को
तो आने देती है, परंतु पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंगे यानी पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है। यह समायोजन ताप तरंगों के नियंत्रण रूप से पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष के बाह्य पटल में भेजती है। इससे पृथ्वी के ऊपर एक आवरण सा बन जाता है, जिससे पृथ्वी गर्म एवं रहने योग्य बनती है। इसे ही प्राकृतिक हरित गिरि प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव जनित हरित गिरि गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है एवं तापमान में वृद्धि करता है। अब आता है हरित गिरि गैस। वातावरण में हरित गिरि गैसों का अर्थ उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती है। ये जो है अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है एवं पुनः छोड़ती है। प्रमुख हरित गिरि गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को ही लाफिंग गैस भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, ये बहुत क्वेश्चन आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। ओजोन, O3, फ्लोरीनेट गैस एवं जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिल अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 होता है। प्रमुख खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल में इमली अंगूर जो होता है उसमें टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा नींबू में सेट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में विटेरिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर व अन्य पेय में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू का डंक व ब्यूटी निटॉल में मेथॉल अम्ल पाया जाता है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा C 1000 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कह रहा है कोशिकांग द्रव में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं जो एक निश्चित कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसी का एक कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना होता है। इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 में की थी। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट तथा बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी एडेनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है इसे 36 एटीपी अणु जो कि ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं उन्हें 36 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए एवं 70S राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है केंद्रक। केंद्रक में जो है कोशिका के केंद्रक में जो है कोशिका के केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जो है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है। गॉल्जी का देख लेते हैं या गॉल्जी उपकरण करा। इसकी खोज जो है कैमिलो गॉल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। गॉल्जी का मुख्य कार्य माइक्रो माइलिक्यूलस है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का संवेष्ट, संग्रहण व श्रावण करना। यह जो है ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का प्रमुख स्थल है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। ये जो है राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बनी संरचना है कि इसकी खोज जो है पैलैंड ने 1955 ईस्वी में की थी, इसीलिए इसे पैलैंड कण भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसका जो निर्माण है केंद्रिका के द्वारा जो है होता है। राइबोसोम को जो है ये क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली या पाचन थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कोशिका में अंचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। गुणसूत्र केंद्र में पाया जाता है। लवक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा। कह रहा है बिल गेट्स एट द स्पीड ऑफ थॉट नामक पुस्तक बिल गेट्स ने लिखी है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक तथा अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक आगे की योजना द रोड एहेड है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कासकूटा, जिसे अमरबेल कहा जाता है। जो है कासकूटा अमरबेल जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं। अमरबेल एक तना परजीवी है। कह रहा है परजीवी ऐसे जीव हैं जो किसी अन्य जीव मेजबान जीव पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें जो है कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। यह जिस पौधे पर चढ़ता है उससे खाने के लिए तैयार पोषक तत्व प्राप्त करता है। अमरबेल को पूर्ण स्तंभ परजीवी भी कहते हैं। परजीवी पौधों के शरीर का कोई भाग एक विशेष अंग में परिवर्तित हो जाता है जिसे परजीवी मूल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परजीवी पौधे हिस्टोरियम द्वारा ही पोषक के शरीर से भोज्य पदार्थ का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमीबा एक प्रोटोजोआ है जिसमें एकल कोशिका होती है जो अपने भोजन को पकड़ने और निगलने के लिए जो है पादप कूटपाद का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आकार अनिश्चित होता है तथा इसके जो है चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होता है। नेक्स्ट है अमीबा में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। फफूंदी कवक फंगई कहते हैं इसे। कह रहा है कवक पर्णरहित संवहन उत्तक रहित एवं केंद्रक युक्त होते हैं। इनमें जनन प्रायः बीजाणुओं द्वारा होता है। इनका शरीर सुकाय जो है सदृश होता है। ये परपोषित होते हैं तथा अपना जीवन परजीवी या सहजीवी अथवा मृतोपजीवी की तरह व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है म्यूकर राइजोप्स एवं एस्परजिलस काला फफूंदी है। नेक्स्ट है पेंसिलियम नीले फफूंदी अथवा हरे फफूंदी है। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा लाल अथवा गुलाबी फफूंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक सूत्रों की भित्ति कवक सेलुलोज काइटिन अथवा कोलेम की बनी होती है। नॉन स्टॉक नीले हरे शैवालों का साइनो बैक्टीरिया की एक प्रजाति है। ये मुख्य रूप से मीठे पानी में स्वतंत्र रूप से रहने वाली कॉलोनिया के रूप में या चट्टानों से जुड़े हुए या झीलों के तल में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अंडा, डिव जिसे कहते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का अंडा द्विगुणित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है युग्म नज शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी संरचना द्विगुण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्पीय भाग अंडाशय द्विगुणी, परागकोश द्विगुणी, अध या डिम अगुणित, परागकण अगुणित, नर युग्म अगुणित तथा युग्मनज द्विगुणित है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। वर्तिका जो है अंडाशय को वर्तिग्राग या स्टिग्मा से जोड़ती है। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा। वर्तिका जो है इसे हम स्टाइल कहते हैं और वर्तिकाग्र जो होता है इसको हम जो कहते हैं क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम का बीजांड न्यास प्लेसेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर कोई खड़ा है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक। कह रहा है सड़क पर कोई खड़ा है, इस वाक्य के रेखांकित शब्द को कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। सर्वनाम का प्रयोग दृष्टि से 6 भेद होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है तो नीति आयोग कहलाता है।
पूर्व योजना आयोग अब नीति आयोग कहलाता है। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर जो है की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है, साथ ही गैर वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन 1.6 का सरलतम रूप जो होगा ये हो जाएगा B 5/3। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, तो भाग 3 हो जाएगा मूल अधिकार के लिए। भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के बारे में है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मूल अधिकार की व्याख्या की गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। अतः वर्तमान में अब जो है सिर्फ 6 मूल अधिकार है, जिसमें पहला समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से जो है 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है जो विदेशी को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित अधिकार को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण हुआ हो। नेक्स्ट है इस सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं निलंबित किया जा सकता है। फिर देखिए कह रहा है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच जो है सही करना है। कह रहा है सी से आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित या निम्न में से किस युक्ति में विभक्त बले द्विक परिवर्तक का कार्य करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के विभक्त बले द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे द्विक परिवर्तन कहते हैं। देखिए कह रहा है विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं ए बी तथा सी डी पर आरोपित बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। इस प्रकार कुंडली की भुजा ए बी जो पहले अधोमुखी धकेली गई थी अब ऊपरी मुखी धकेली जाती है तथा कुंडली की भुजा सी डी जो पहले ऊपरीमुखी धकेली गई थी अब अधोमुखी धकेली जाती है। अतः कुंडली तथा धुरी उसी दिशा में अब आधा घूर्णन और पूरा कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली तथा धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत मोटर ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वोल्ट मीटर को सदैव उस बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। 86वां क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सोनपुर में। कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर बिहार के सारण जिले के अंतर्गत आता है।
यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला का धार्मिक पहलू है। हरिहर नाथ के मंदिर, गजगिरी की लड़ाई के स्थल और गंगा में कृष्ण पूर्णिमा गंगा स्नान है। नेक्स्ट है कुछ महोत्सव देख लीजिए, जैसे राजा कृष्ण महोत्सव ये उड़ीसा में होता है। बिहान मेला उड़ीसा में होता है। मेला माघी पंजाब में होता है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में होता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में होता है। थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुंदर शब्द का सही विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बदसूरत। सुंदर का पर्यायवाची शब्द में देखिएगा तो रमणीक होता है, सुहावनी होता है, उत्कृष्ट होता है, सुरमय होता है, मंजुल रमय होता है, ललित होता है, रुचिर होता है, प्यारा होता है, मनोहर होता है, सुलभ होता है, आकर्षण होता है, दिव्य होता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पे बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल बनाया गया है। यह जो है 359 मीटर ऊंचा आर्क ब्रिज है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में इसकी लंबाई जो है 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्र भागा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां में झेलम हो गया, रावी हो गया, तवी हो गया। यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समांतर बहती है तथा किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है। यह अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजना वगलिहार परियोजना है, सलाल परियोजना है और दुल्हस्ती परियोजना है। नेक्स्ट है, सतलज राक्षस ताल से निकलकर सिपकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल परियोजना हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर इसी नदी पर है। नेक्स्ट है, रावी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे तक हिमालय के पश्चिम से निकलती है। इस नदी पर निर्मित परियोजनाएं चमेरा तथा थीन, रंजित सागर तथा शाहपुरी कंडी बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट होगा। तो न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट की है। अब कुछ शॉर्टकट की देख लीजिए। कह रहा है Ctrl+A सेलेक्ट ऑल होता है, Ctrl+B बोल्ड के लिए होता है, Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, Ctrl+E सेंटर के लिए होता है, Ctrl+I इटैलिक के लिए होता है, Ctrl+M मूव के लिए होता है, Ctrl+N न्यू के लिए होता है, Ctrl+S सेव के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+X कट के लिए होता है, Ctrl+Y रीडू के लिए होता है, Ctrl+Z अंडू के लिए होता है और Alt+D वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू विकल्प के लिए होता है, Ctrl+P प्रिंट के लिए होता है, Ctrl+Q क्लोज के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्ति 35 बॉल को 7 दिन में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी तरह 65 बॉक्स को जो है 5 दिन में भर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यहां पर होगा वेद जोड़ उक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की वह है, तो हो जाएगा ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। कह रहा है पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यह भारत के गेहूं के लगभग 45 से 50% का उत्पादन करता है। पंजाब में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 30% है। भारत में हरित क्रांति के शुरुआत के समय 1960 के दशक में पंजाब में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास हुआ। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में पंजाब में मात्र 4.75% गरीबी है, जो पिछले वर्ष 2022 की तुलना में जो है 5.57% से कम है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, जिसमें सबसे गरीब राज्य बिहार 33.76% है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन कर रहा है रदरफोर्ड परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक। ठीक है, कह रहा है रदरफोर्ड के परिकीर्णन प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पतली परत पन्नी से टकराया था। यह सोने की पन्ने 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान
4u होता है, इसीलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग के आधार पर निम्न परिणाम जो है निकाले हैं। परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली, क्योंकि अधिकतर कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा हो जाएगा, बहुत कम कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट हो गया, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। इससे संकेत मिला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से जो है 10⁵ गुना छोटी है। इसी प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला हो जाता है, परमाणु का केंद्र नाभिक धनावेशित होते हैं। दूसरा होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वार्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा हो जाएगा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन कह रहा है, किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट दशक के बेहतरीन एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका एवं कल्याण सोना किस उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो आंसर हो जाएगा गेहूं के। ये नाम है गेहूं का। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जो रबी ऋतु में बोई जाती है। इसका औसत तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस एवं वर्षा जो है 80 cm की आवश्यकता होती है। गेहूं के विभिन्न किस्में देखिए, कंचन हो जाएगा, अनुराधा हो जाएगा, टिकेल हो जाएगा, राज 3077 हो जाएगा, नीलगिरी, पूषा मालवी हो जाएगा, पूषा बेकट हो जाएगा, पूषा किरण हो जाएगा, सोनोरा 64 हो जाएगा, मैक्रोनी, मंगला, मालव, कीर्ति, सोनालिका, ये सब गेहूं के किस्म हैं। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रिटिकम एस्टिवम सर्वाधिक प्रयोग होने वाली प्रजाति है। इसे नरम गेहूं भी कहा जाता है। धान की किस्म देख लीजिए, लूनाश्री, रोहिणी, पूषा 33, सरजू, कावेरी, अन्नपूर्णा, माही सुगंधा, पूषा सुगंधा, साकेत, बासमती 370। मक्का के विभिन्न किस्म आता है, गंगा 5, गंगा सफेद 2, डक्कन, कामधेनु, पूषा कंपोजिट 3, विजय, किसान। मक्का को अनाजों की रानी जिया मेज कहा जाता है। इसके जो है प्रोटीन को जेन कहते हैं। अब आता है जई। इसका उपयोग अनाज, पशुओं के दाने तथा हरे चारे के लिए होता है। यह जो है ग्लूटन मुक्त होती है। इसकी प्रजाति में एवना सटाइवा, एवना अस्टेटिलिस है। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन का है, सरकारी आयोग बनाया गया था। तो ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध के लिए। ये आंसर केंद्र राज्य संबंधों को पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों को पुनरावलोकन हेतु बनाया गया था। वर्ष 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवावृत्त न्यायाधीश RS साकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। नेक्स्ट है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी थी। आयोग में केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 243 सिफारिश प्रस्तुत की गई। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। कह रहा है, एक अस्थायी अंतर्राज्य परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए, अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुत सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कहा था, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित अन्य आयोग, जिसमें देखिए एक था पूंछी आयोग जिसका गठन हुआ था अप्रैल 2007 में। एक था राज्य मन्नार समिति जिसका गठन हुआ था 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1969 में रिपोर्ट सौंपी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कर्ण पल्लव।
मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कर्णपल्लव कहते हैं। कान मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियों अथवा 5 संवेदनाएं नेत्र, कर्ण, नासिक, त्वचा, जिह्वा में से एक है। इसका कार्य श्रवण, ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना है। कान को 3 भागों में विभक्त किया गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण के 2 भाग होते हैं, कर्णपल्लव और बाह्य कर्ण के कुहर। ये पिन ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने में सहायता देता है तथा कान की रक्षा करता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे बाह्य कर्ण कुहर में से होकर टिम्पेनिक कला अर्थात कान के पर्दे तक पहुंचती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में ही होती है। चलिए नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। अब कुछ दिवस देखिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूस में ड्यूमा क्या है? तो संसद है, यहाँ पे संसद हो जाएगा। विभिन्न देश में संसद को अलग नामों से जाना जाता है। रूस की राजधानी मॉस्को तथा मुद्रा रूबल है। विभिन्न देश के संसद और उसका नाम देख लीजिए। भारत में संसद हो गया, रूस में ड्यूमा हो गया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में पार्लियामेंट होता है, यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, मालदीव ईरान में मजलिस कहा जाता है, फ्रांस पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है, मिस्र में पीपुल असेंबली कहा जाता है, अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है, बांग्लादेश में जातीय संसद कहा जाता है, इजराइल में नेसेट कहा जाता है, मंगोलिया में खुरल कहा जाता है, पोलैंड में सोजिम कहा जाता है, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, चीन में नेशनल पीपुल कांग्रेस कहा जाता है, भूटान में तोसो गांडू कहा जाता है, तुर्की में ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है, ताइवान में युगान कहा जाता है, स्पेन में कोर्टेक्स कहा जाता है, डेनमार्क में फोल्केंटिंग कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में फेडरल असेंबली कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था निर्धन से निर्धन के समान हो। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था जो निर्धन से निर्धन के समान हो। लियो टॉलस्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी 2 सबसे लंबी कृति वार एंड पीस जो 1865 से 69 और अन्ना करेनिना ये 1875-77 तक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है इनकी द डेथ ऑफ इवान इलिची 1886 को आमतौर पर उपन्यास के सर्वोत्तम उदाहरण में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है बुराई के प्रति अप्रतिरोध के उनके सिद्धांतों का गांधी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। इन्होंने मूल लोगों के खिलाफ अभियान में भाग लिया और इसके तुरंत बाद क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 में भी भाग लिया। नेक्स्ट है इसके बाद इन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी टॉलस्टॉय से जो है अत्यधिक प्रभावित हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में जर्मनी में शिल्पकार फॉर्म और मित्र कालेन वाह की सहायता से की। टॉलस्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उनकी समाधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति के समान बने, उनके मृत्यु पर किसी का भाषण न हो। टॉलस्टॉय को ही महात्मा गांधी ने आध्यात्मिक गुरु माने थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।